हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे आपके पॉलिटी के पार्ट 2 के बारे में। इसमें मैं आपके 2 चैप्टर और लेके आई हूँ और होप सो ये आपके लिए यूज़फुल रहें। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और लास्ट मोमेंट में पैनिक बिल्कुल मत होना, जितनी तैयारी है उतनी तैयारी के साथ फ्रेश माइंड के साथ अपना एग्ज़ाम देने जाना, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मत सोचना कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, क्योंकि अब इस सिचुएशन में अपने आप को पैनिक करना कोई भी सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर शुरू है, देखिए 3 चैप्टर मैं पहले ही करा चुकी हूँ पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में इसमें हम बात करेंगे संस्थाओं का कामकाज, फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये वाला चैप्टर है। और भारत में संसद किसे कहते हैं? भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य स्तर पर विधायिका को क्या कहा जाता है? तो विधानसभा कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास पारित करके। ठीक है, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, गठबंधन सरकार क्या होती है, या फिर कह लीजिए किस प्रकार? तो 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये है 12। ये तो क्वेश्चन आपको सबको ही पता होंगे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर कौन होता है? तो वो होता है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मंत्रियों को किस की सिफारिश पर नियुक्त करता है? तो वो आपका है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। देश के वर्तमान संविधान में संशोधन कर सकते हैं तो कौन कर सकती है? तो सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, पार्लियामेंट। अब ये कुछ वन लाइनर टाइप के थे। ठीक है, भारतीय संसद के निम्न सदन को क्या कहते हैं? तो लोकसभा कहते हैं। और उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संसद के निम्न सदन की वर्तमान सीटें कितनी हैं? तो 542 हैं, वो 43 हैं। और 2 जो सीट्स हैं वो एंग्लो इंडियन की थी, जो कि 2019 में शायद हटाई हैं। 19, ये देख लेना एक बार, 19 में ही हटाई हैं या किस में हटाई हैं। ठीक है, तो 2 सीट्स अब हटा दी गई हैं एंग्लो इंडियन की। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय संसद के उच्च यानी कि राज्यसभा में बात की जा रही है यहाँ पर, सदन की वर्तमान सीटें कितनी हैं? तो 250। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकतंत्र में निर्णय किए जाते हैं विधायिका द्वारा, कार्यपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं और न्यायपालिका द्वारा विवादों से निपटारा किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, देखिए ये 12 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ नंबरिंग गलत हुई है, नंबरिंग से मतलब मत रखिएगा। अन्य पिछड़ी जाति आयोग किसकी अध्यक्षता और कब गठित हुआ था? पूरी सब कुछ देखिए। जो अन्य पिछड़ी जाति आयोग था वो 1979 में गठित हुआ था, और किसकी अध्यक्षता में? बीपी मंडल की अध्यक्षता में। और ये कब गठित किया गया था, पूरी तरह से लागू किया गया था? तो 8 सितंबर 1993 में किया गया था। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और स्वतंत्र राज्य मंत्री में क्या अंतर है? देखिए, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और में अंतर क्या है? प्रमुख मंत्रालय के प्रभारी कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, छोटे मंत्रालय प्रभारी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, और अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े सहायक मंत्री राज्य मंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक व स्थायी कार्यपालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा लंबे समय के लिए नियुक्त लोगों को स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। उदाहरण के लिए सिविल सर्वेंट, यह अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
न्यायपालिका किसे कहते हैं, इसके क्या अधिकार क्षेत्र हैं, या फिर कह लीजिए इसके क्या अधिकार हैं। न्यायपालिका संवैधानिक संस्था, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, संस्था होती है। इसके पास न्याय करने का अधिकार और कानूनी विवादों से निपटारे करने का अधिकार होता है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी होता है। ठीक है, यानी कि अपने ही फैसलों को दोबारा देखने का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न स्तरों के न्यायालयों के नाम लिखिए। देखिए, भारत में विभिन्न स्तरों पे कौन कौन से न्यायालय आते हैं। पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, राज्य के लिए उच्च न्यायालय और जिला के लिए स्थायी न्यायालय या फिर जिला न्यायालय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का सदस्य चुने जाने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं अनिवार्य हैं। तो क्या भारत का नागरिक होना चाहिए, सरकार के अंतर्गत किसी लाभप्रद पद पर कार्यरत ना हो, दिवालिया या फिर दिवालिया ना हो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर से देखिए, इतनी जल्दबाजी में मैंने ये PDF बनाई है ना कि आपको प्रिंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिख ही रही होगी। ठीक है, तो बस मेरे शब्दों को सुनते रहिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी, क्योंकि हो सकता है कि एक दो गलतियां आपको प्रिंट ये टाइपिंग में दिख जाएं। ठीक है, बहुत जल्दबाजी में मैंने ये PDF बनाई है कि लास्ट में आपको एटलीस्ट 2 चैप्टर तो मैं दे ही दूँ। और हाँ, इसके बाद याद रखिएगा, इसके बाद अपने आराम से सोइएगा और अच्छी नींद लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं अनिवार्य हैं। तो भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए क्या क्या, भारत का नागरिक हो, चुनाव के वक्त 35 वर्ष से अधिक आयु हो उसकी, दिवालिया ना हो। ठीक है, और उसका सरकार के अंतर्गत मतलब किसी भी लाभप्रद पद पे ना हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, संसद के राजनीतिक अधिकार क्या हैं। तो कानून बनाने, संशोधन करने तथा पुराने कानून के स्थान पर नए कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने का अधिकार है, सरकार के हर पैसे पर नियंत्रण करने का अधिकार है, सार्वजनिक मामलों व राष्ट्रीय नीति पर चर्चा करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय प्रधानमंत्री के क्या अधिकार हैं। तो देखिए, कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वयन कौन करता है, तो वो आपका प्रधानमंत्री। विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी। ठीक है, और मंत्रियों के कामों का वितरण, किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार प्रधानमंत्री को होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। लोकसभा के सदस्य का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मामलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्य अधिक होने के कारण लोकसभा के विचारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है और राज्यसभा को यह अधिकार नहीं है। ठीक है, अब हमारा चैप्टर 2 है। देखिए, मैंने जल्दी इसलिए करा दिए कि सिर्फ आपकी रिवीजन हो जाए। ठीक है, एक थोड़ा सा शॉर्ट में आपको अधिकार शब्द का अर्थ क्या है। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों से मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शासन से क्या तात्पर्य है। सरकार किसी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं देती। ठीक है, यानी कि सरकार सम्मान तो सभी धर्मों को देगी, लेकिन किसी एक धर्म को ये नहीं कहेगी, राष्ट्रीय धर्म नहीं घोषित कर सकती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी भेदभाव ना करना। ठीक है, शिक्षा के अधिकार से क्या समझते हैं, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों
को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायालय करती है। ठीक है। सूचना का अधिकार क्या है? तो सरकारी दफ्तरों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार सूचना का अधिकार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह कौन सा देश है जहां अगर कोई व्यक्ति या उस पर आश्रित व्यक्ति अपने आप को पाल नहीं सकता तो सरकार उसको आर्थिक सहायता देगी? तो वो कौन सा है? डेनमार्क। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर नागरिक को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो हर नागरिक को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, भारत में हर नागरिक को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। समानता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। देखिए, समानता का अधिकार, सरकार से किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। दुकान, होटल और सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर किसी के प्रवेश पर को रोका नहीं जा सकता। सरकार में किसी पद पर नियुक्ति के मामले में सभी को समान अवसर, समानता का अधिकार है। ठीक है। किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो भी हो, सब कानून के नज़र में समान है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आती हैं? तो देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रताएं: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता, कोई भी काम करने, धंधा करने या पेशा करने की स्वतंत्रता। ठीक है। बात एक ही थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शोषण के खिलाफ अधिकार का वर्णन करें। शोषण के खिलाफ अधिकार: संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार को मना करता है। ठीक है। संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम कराने को मना करता है। संविधान बाल मजदूरी को मना करता है। ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है कि आप किसी से भी बेकार नहीं करा सकते। बेकार का मतलब समझते हैं? जब लोगों को जबरन किसी चीज़ में काम कराया जाता है और पैसे भी नहीं दिए जाते। ठीक है, ये बात तो। और बाल मजदूरी तो आपको पता ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। हर धार्मिक समूह को अपने धार्मिक कामकाज के प्रबंधन की आज़ादी है। अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का मतलब किसी को झांसा या लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन करना नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार को स्पष्ट कीजिए। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो हैं वो आपके नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा या संस्कृति बचाने का अधिकार है। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थानों में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने या चलाने का अधिकार है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या अर्थ है। पहली बात तो इसे जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत हम संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की सूरत में अदालत से इन अधिकारों की मांग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कौन से नए अधिकार मिले। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को नए अधिकार, निजता का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, ठीक है, पर्याप्त आवास पाने का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त भोजन और उन पर पहुंच का अधिकार। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें ना सिचुएशन दे रखी है और सिचुएशन में आपको उसमें बताना है कि कौन सा अधिकार का हनन हो रहा है। 14 साल से उम्र से कम उम्र के बच्चे से कारखाने में काम करवाना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। रमेश के गांव में लोगों को वोट देने से रोकना, तो ये क्या है, शोषण का अधिकार है। ठीक है, राहुल के गांव में लोगों को वोट देने से रोकना, देखिए ये शोषण का नहीं है, ये मिसप्रिंट हुआ होगा। देखिए वोट देना, तो ये दोनों ही समान स्वतंत्रता का अधिकार का हनन है। ठीक है, खाबी और गाबी। ठीक है, क्वेश्चन ये बिहार से मुंबई गए वरुण को वहां घर बनाने से रोकना, यह स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तमिलनाडु के एक गांव में एक महिला को गांव के तालाब से पानी भरने से रोकना, तो यह है हमारा समानता का अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को किस तरह से सुरक्षित किया गया है, अथवा न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की किस प्रकार रक्षा करती है। तो देखिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा हम मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो या उनमें कमी हो तो वह फैसला या काम अवैध हो जाएगा। अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वाले को हर्जाना दिलवा सकती हैं और गड़बड़ी करने वाले को दंडित कर सकती हैं। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका होने के कारण भारतीय अदालतें मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने में सक्षम हैं। ठीक है, तो ये हमारा, मैंने बहुत कोशिश की है बहुत जल्दी पढ़ाने की। ठीक है, तो ये एक क्विक रिवीजन था, होप सो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा हो। लेकिन हाँ, लास्ट में मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। ठीक है, अपना जैसे तैयारी जो भी पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, जाके अपना एग्ज़ाम दें और ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।